गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। फोती नामांतरण की परिभाषा क्या है, आज का हमारा वीडियो का टाइटल यही है। आज के वीडियो में हम फोती नामांतरण आवेदन की परिभाषा पर चर्चा करेंगे, हक त्याग पत्र की डेफिनेशन पर चर्चा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट पे चर्चा करेंगे, सरल उदाहरण और सामान्य गलतियां जिनसे हमें बचना चाहिए। फोती नामांतरण तो आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। ऑल इंडिया में इस शब्द को पहचाना जाता है कि जब भी परिवार में पिता की मृत्यु हो जाती है तब उनकी संपत्ति उनके बच्चों के नाम से लगाए जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको फोती नामांतरण कहते हैं। फोती नामांतरण का एक आवेदन तहसीलदार महोदय के समक्ष या यदि आप नगर निगम नगर पालिका में रहते हैं तो वहां पर पेश किया जाता है। उस आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी, आवेदन के साथ लगने वाला शपथ पत्र की ड्राफ्ट क्या होगी, ये सब कुछ मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर तैयार करके रखा है। और इसमें सामान्य रूप से हमें ये भी देखना चाहिए कि ये जो इसके साथ वंशावली हमें एक लगाना पड़ेगी परिवार की, वो वंशावली कौन लगाएगा? पटवारी तैयार करके देंगे कि आपको आवेदन के साथ लगाना होगा? आवेदन के साथ ही आपको लगाना होगा, वही सबसे बेस्ट है। क्योंकि पटवारी महोदय उसकी जांच रिपोर्ट फिर पेश कर देंगे तो आपको नामांतरण की प्रोसेस में आसानी हो जाएगी। शपथ पत्र लगाना बेहद जरूरी है। बगैर शपथ पत्र अगर आपने लगाया, आवेदन पेश कर दिया तो राजस्व विभाग में नामांतरण की कार्रवाई आगे बढ़ाई नहीं जाती है साहब। इसके साथ में लगने वाले दस्तावेज क्या क्या होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और मुख्य रूप से ये 5 पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे। ये सारी जानकारी मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर तैयार करके रखी है। आगे की जानकारी मैं आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से देता हूं। ई बुक पीडीएफ की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होता आप उसको वहां से खरीद सकते हैं। इस ई बुक पीडीएफ में कुल 13 अध्याय है और इसमें बहुत कुछ जानकारी मेरे द्वारा दी गई है। उन बहुत कुछ जानकारियों में से सिर्फ एक टॉपिक पे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। आगे की जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। आइए सर, लेट्स गो। अब हम आ चुके हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं ई बुक। इसी के अंदर से मैं आपको आगे की जानकारी दे रहा हूं। परिवार में पिता या मुखिया की मृत्यु के बाद संपत्ति का उत्तराधिकार एक संवेदनशील मुद्दा हो जाता है। अक्सर जानकारी के अभाव में लोग सालों तक राजस्व रिकॉर्ड में नाम नहीं सुधरवाते, जिससे भविष्य में संपत्ति बेचने या लोन लेने में भारी कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि जो आपके पिता हैं उनका ही नाम चला आ रहा है, उनकी मृत्यु हो गई, नाम आपने आपके नहीं करवाया, तब आप ना तो उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं ना उस पर लोन ले सकते हैं। तो ये समस्याओं को हल करने के लिए बड़ा जबरदस्त वीडियो आज का, जिसमें आप वो पूरी प्रोसेस समझ जाएंगे कि आपको किन बारीक सावधानियों के साथ आवेदन देना है ताकि आपका काम आसानी से हो सके। नंबर 1 है फोती नामांतरण क्या है। सक्सेशन इनहेरिटेंस म्यूटेशंस। जब किसी संपत्ति के मालिक की मृत्यु बिना वसीयत के हो जाती है, यहां पर गौर करना सर, आप बिना वसीयत के, ये नोटेट कर लेना, बिना वसीयत के होती ही तभी फोती नामांतरण होगा। और यदि वसीयत लिखने के साथ किसी की मृत्यु होती है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत, फिर उस पे जो वसीयत में उसने जिन जिन लोगों को जो जो उत्तराधिकार के रूप में संपत्ति दी उसके हिसाब से नामांतरण होगा। और यदि वसीयत नहीं लिखी है तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के हिसाब से उसकी सभी संतानों में और पत्नी यदि जीवित है तो उन सब में संपत्ति बांटी जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें फोती नामांतरण की डेफिनेशन सबसे पहले आप सुन लें। जब किसी संपत्ति के मालिक की मृत्यु बिना वसीयत के हो जाती है तो उसके प्राकृतिक और कानूनी वारिसों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्रक्रिया को फोती नामांतरण कहते हैं। बेहद ही सरल और आसान परिभाषा है सर। इसके कानूनी आधार क्या है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8, इस पे स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। पुरुषों के लिए है ये। और संबंध धारा 14 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 में स्त्रियों को पूर्ण स्वामी बना दिया गया, ये उसके संबंध में। और धारा 5 सॉरी धारा 6 में 2005 में अमेंडमेंट भी हुआ है कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही कोपार्सनर बना दिया गया। पहले कोपार्सनर में दादा, फिर उसका पुत्र, फिर पोता, यही कोपार्सनर माने जाते थे, महिलाओं को नहीं माने जाते थे। लेकिन 2005 में अमेंडमेंट हुआ और विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 का लैंडमार्क जजमेंट सर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, जिसमें पुत्रियों को भी पुत्र के समान संपत्ति में हक दे दिया गया। वो जजमेंट भी इसमें लिखे हुए, हम अभी आगे बढ़ेंगे, मैंने आपको अभी जानकारी दे दी है बीच में। तो इसमें धारा 8 पुरुषों से संबंधित है कि संबंधित राज्य की राजस्व संहिता, जैसे मध्य प्रदेश में भू राजस्व संहिता की धारा 109 और 110 के तहत नामांतरण का आवेदन दिया जाता है। ऑल इंडिया में आप जिस भी स्टेट में है, आपकी स्टेट की जो भी भू राजस्व संहिता, उसके हिसाब से आप इसमें धारा परिवर्तित करके लिख सकते हैं। अनिवार्य दस्तावेजों में सर, जैसे मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, असल प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, दूसरा पटवारी द्वारा सत्यापित वंशावली, तीसरा शपथ पत्र, चौथा अन्य वारिसों का अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, या आपको उसके साथ लगाना होंगे।
हक त्याग पत्र, रिलिक्विशमेंट डीड, जब कोई वारिस हिस्सा छोड़ना चाहे। ये भी महत्वपूर्ण बात है सर। अक्सर देखा गया है कि बेटियां या कुछ भाई स्वेच्छा से अपना हिस्सा अन्य भाइयों या मां के पक्ष में छोड़ना चाहते हैं, तो इसे ही हक त्याग पत्र कहा जाता है। हक त्याग पत्र किसे कहते हैं? जब परिवार का सदस्य, माँ बाप भाई बहन, किसी दूसरे पक्ष के परिवार के सदस्य में अपना हिस्सा देना चाहते हैं तो उसको हक का त्याग करना कहते हैं। मतलब उनके हक समाप्त होकर उसके अंदर हक उत्पन्न होना। इसमें स्टाम्प ड्यूटी कुछ कम लगती है, रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से कम लगती है। इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण जो नियम है इसमें, हक त्याग केवल सहवारिशों के बीच ही हो सकता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा है, पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के तहत हक त्याग का सब रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है। केवल सादे कागज पर लिखा या नोटरी किया गया हक त्याग नामांतरण के लिए मान्य नहीं होगा। तीसरे पॉइंट पे हम आ जाते हैं सर, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया था, विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 9 SCC। ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पष्ट किया है कि बेटियों का पिता की संपत्ति में जन्मजात अधिकार है, चाहे पिता की मृत्यु 2005 के संशोधन के पहले हुई हो या बाद में। इसका असर क्या होगा? अब फोर्ती नामांतरण के समय बेटियों का नाम छिपाना या उन्हें वंशावली से बाहर रखना कानूनी रूप से नामांतरण को शून्य बना सकता है। ये जजमेंट के बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। दूसरा लैंडमार्क जजमेंट है सर हमारा, जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2021 सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो बताया गया है, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो जिसको हम कहते हैं नामांतरण, म्यूटेशन, जब ये किया जाता है तो इसका मकसद क्या है। इस मकसद को इसमें बताया है कि ये सिर्फ एक वित्तीय प्रक्रिया है, जो वसूली के लिए जो लगान टैक्स जो गवर्नमेंट वसूल करती है उसका इससे निर्धारण होता है। मालिकाना हक का निर्धारण इससे नहीं होता है। यदि किसी का नाम दर्ज भी हो गया तो जरूरी नहीं कि वो मालिक बन गया। वो लीगल ग्राउंड पे होगा तो मालिक बनेगा, अगर इलीगल ग्राउंड पे बना है वो, उसका नामांतरण हुआ है और सिविल न्यायालय में यदि विपक्षी पार्टी ने चुनौती दे दी और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 के तहत और उसके द्वारा दावा लगा दिया गया उसके हक की घोषणा का और अदालत ने उसको मालिक घोषित कर दिया, तो जैसे ही वो मालिक घोषित होगा तो आपका नामांतरण भी अपने आप में हटा दिया जाएगा और आप उसके जो मालिक नामांतरण के आधार पर होने का दंभ भर रहे थे, दावा कर रहे थे, वो भी आपका दावा खत्म हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा कि मात्र नामांतरण से किसी को मालिकाना हक नहीं मिलता। इसलिए ये नोटेड पॉइंट है इस प्रकरण में जो बताई गई है। यदि कोई व्यक्ति नामांतरण के आधार पर खुद को मालिक बताता है तो वह गलत है। मालिकाना हक केवल पंजीकृत दस्तावेज या उत्तराधिकार कानून से ही तय होता है। या तो नाम आपका सक्सेशन से हुआ, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत जो आपको उत्तराधिकार में मिली है, या आपको किसी ने रजिस्ट्री की है, या किसी ने दान पत्र किया है, या हक त्याग किया है, या आपके पारिवारिक बंटवारा हुआ है, ये जो भी ग्राउंड है आपके, उनके आधार पर आप लीगल तरीके से यदि उसके नामांतरण हुआ है तो आप फिर उस नामांतरण को अदालत भी शून्य नहीं करती सर। लेकिन इलीगल आधार पे हुआ, पता लग रहा है कि 2 नंबर से आपका नाम उसमें चढ़ा दिया गया, अदालत जांच करेगी कि आखिर चढ़ने का आधार क्या है। जब वो पाएगी कि कोई आधार नहीं है, जो लीगल आधार दिए हुए हैं, तो फिर अदालत उसको शून्य घोषित कर देती है। अब आगे देखते हैं, इसको एक सरल उदाहरण से समझते हैं सर हम। स्वर्गीय रामदीन की मृत्यु हुई, जिनके पीछे उनकी पत्नी का, 2 बेटे खा और गा और एक विवाहित बेटी घा है। रामदीन ने कोई वसीयत नहीं की थी, बिना वसीयत लिखे इनकी मृत्यु हुई थी। चरण नंबर 1, फोती नामांतरण। रामदीन की मृत्यु के बाद चारों वारिस का, खा, गा का नाम 1/4 हिस्से के साथ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगा, यह कानूनी प्रक्रिया। चरण नंबर 2, विवाद या समाधान। यदि बेटी घा कहती है कि मुझे भाइयों से हिस्सा नहीं चाहिए तो उसे 1000 2000 रुपए के स्टाम्प राज्य अनुसार पर हक त्याग विलेख रजिस्टर कराना होगा। इसको हक त्याग पत्र कहा जाता है। चरण नंबर 3, अंतिम चरण, अंतिम नामांतरण। इन उन रजिस्टर्ड डीड के आधार पर तहसीलदार बेटी का नाम हटाकर शेष 3 वारिसों का नाम 1/3 कर देंगे। सामान्य गलतियां जिससे हमें बचना चाहिए, 5वां और अंतिम पॉइंट है हमारा आज के वीडियो का। नंबर 1 है, वंशावली में बेटियों का नाम न लिखना। इन गलतियों से हमें बचना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, बेटियों का नाम छुपा देते हैं, लिखते ही नहीं है। वो जांच रिपोर्ट भी आती है तो कहते हैं कि हमारी कोई बहन ही नहीं है। तो ये गलती आप कभी ना करें सर। क्यों? क्योंकि 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में ये संशोधन हो चुका है और यदि ये चीज बाद में रिकॉर्ड में आती है या बहन के द्वारा आवेदन दिया जाता, आपत्ति की जाती है, तो आपका सारी प्रोसेस खत्म कर दी जाएगी। आपको ये माना जाएगा कि आपका नामांतरण हुआ ही नहीं है।
इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वंशावलियों में बेटियों का नाम ना लिखना यह सबसे बड़ी गलती है। भविष्य में बेटी या उसके बच्चे कभी भी उस नामांतरण को चुनौती देकर पूरी प्रक्रिया रद्द करवा सकते हैं। ये एक सावधानी हो गई। दूसरी है सादे कागज पर सहमति। राजस्व अधिकारी अक्सर सादे कागज पर बयान लेकर नाम काट देते हैं जो हाई कोर्ट में टिक नहीं पाते। हमेशा रजिस्टर्ड रिलीज डीड का ही उपयोग करें। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 7 में स्पष्ट कर दिया गया है, उसमें बता दिया गया है जिन जिन दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन नेसेसरी आवश्यक है आपको कराना होंगे। यदि आप नहीं कराएंगे तो इसी एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 49 के तहत आपको उस पर कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। जैसे आपने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख होता है खरीद बिक्री का, अब आप रजिस्टर ऑफिस में नहीं जा रहे हैं, ड्यूटी जमा करके विधि अनुसार आपने रजिस्ट्री नहीं करवाई, कागज लिख लिया, घर पे रख लिया, आप सोच रहे मालिक हो गए। नो सर, आप मालिक नहीं होंगे। तो उसी प्रकार से हक त्याग पत्र भी इसी प्रकार से जब आप रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाएंगे तभी आपको मालिकाना हक प्राप्त होंगे। समय सीमा, मृत्यु के 6 महीने के भीतर नामांतरण के लिए आवेदन कर देना चाहिए, अन्यथा प्रक्रिया जटिल हो सकती है। अब इसके आगे आता है ऐसा निष्कर्ष जो अंतिम है हमारा, कि नामांतरण केवल कागजी खाना पूर्ति नहीं है, यह आपकी संपत्ति की सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। यदि आप अपनी संपत्ति को विवादों से मुक्त रखना चाहते हैं तो विनीता शर्मा केस के प्रकाश में सभी कानूनी वारिसों का हक सुरक्षित रखते हुए ही आगे बढ़े। क्योंकि यदि आप सुरक्षित नहीं भी रखेंगे तो कानून सुरक्षित रखा देगा, और जब कानून सुरक्षित रखाएगा तो फिर आपके होश भी उड़ जाएंगे। आपका सारा पैसा, आपकी सारी मेहनत, आपका सारा वक्त बर्बाद हो जाएगा और आप फिर वही शून्य पर आकर खड़े हो जाएंगे। फिर उसको भी साथ में लेके आपको चलना होगा और फिर नामांतरण की कार्रवाई आपको करना होगी। तो इसलिए ये गलती आप कभी ना करें। बेटियों का हक जब कानून में दे दिया गया है तो आपको उनको देना होगा। ये एक अलग बात है कि वो हक त्याग कर दें उनके भाइयों के पक्ष में, वो एक अलग चीज है स्वैच्छिक रूप से। लेकिन आप जबरदस्ती या धोखाधड़ी से या 420 से या किसी भी प्रकार की साठगांठ से या किसी भी तरीके से उनका नाम छुपाव करके उनका हक दबा नहीं सकते, हक समाप्त नहीं करा कर सकते, क्योंकि कानून ने उनका हक दे दिया है, उन्हें अब कोपार्सनर बता दिया है, कोपार्सनर मान लिया गया है। इसलिए किसी भी सूरत में उनका हक समाप्त नहीं होता जब तक कानूनी रास्ता नहीं अपनाया जाए। जैसे वो आपके हक में बेच दें, रजिस्टर्ड विक्रय विलेख करा दें, या आपके हक में हक त्याग कर दें, सेल डीड, वो जिसको कहते हैं हक का त्याग करना, तो ये प्रोसेस दान कर दें, गिफ्ट कर दें, तो ये जब प्रोसेस होगी तब वसीयत कर दें आपके हक में, फिर उनके मरने के बाद वो आपको प्राप्त होगी। तो ये प्रोसेस जो लीगल प्रोसेस है जब तक नहीं अपनाई जाएंगी तब तक उनका नाम कम नहीं किया जा सकता। अब इसमें जो आगे दिया हुआ है कि फोती नामांतरण के लिए आवेदन किस प्रकार से किया जाएगा, उस आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी, उसके साथ लगने वाला शपथ पत्र क्या है, इन सब पे हम अब नेक्स्ट वीडियो में सर चर्चा करेंगे। वो सब कुछ मैंने इस ई बुक पीडीएफ के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन क्या है कि ये सारी जानकारियों को एक ही वीडियो में सर अगर मिला दिया जाएगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसी ई बुक पीडीएफ के अंदर नामांतरण का आवेदन, उसके साथ लगने वाले दस्तावेज, नामांतरण आवेदन के साथ में लगने वाला शपथ पत्र, ये सब कुछ ड्राफ्टिंग इसके अंदर दी हुई है, बड़े महत्वपूर्ण ड्राफ्टिंग है। साथ ही एक सवाल ये भी उठता है कि भाई हम तो आवेदन दे देते हैं तहसीलदार, नायब तहसीलदार महोदय के यहाँ, क्या हमें वंशावली लगाना पड़ेगी? जी हाँ सर, आप नामांतरण आवेदन के साथ शपथ पत्र भी लगाए और वंशावली भी लगाए। वंशावली कैसे बनेगी, मैंने ई बुक पीडीएफ में बना के रखी हुई है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा स्पेशल इसी पे, जिसपे मैं सिर्फ ड्राफ्ट, शपथ पत्र और वंशावली पे ही फोकस करूंगा, वो पूरी प्रोसेस के साथ। आज के वीडियो में सिर्फ मैंने डेफिनेशन बताई है सर आपको, फोती नामांतरण क्या होता है, फोती नामांतरण की डेफिनेशन और हक त्याग पत्र के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट के 2 लैंडमार्क जजमेंट सर बताए आज के वीडियो में मैंने आपको, सरल उदाहरण और सामान्य गलतियां जिनसे हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे, फोती नामांतरण आवेदन की ड्राफ्ट, संलग्न दस्तावेज, शपथ पत्र ड्राफ्ट जो नामांतरण आवेदन के समर्थन में लगाया जाएगा, और 3 मुख्य कारण राजस्व विभाग बिना शपथ पत्र के नामांतरण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाता। इसमें भी हम देखेंगे वंशावली का सत्यापन कैसे किया जाएगा, वसीयत का अभाव है किस प्रकार से होगा, और कानूनी जवाबदेही किस प्रकार से तय की जाएगी, वंशावली का प्रारूप, और उसमें जो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारी जानकारी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में सर आपको दूंगा। आज के वीडियो में मैंने आपको यही मुकम्मल कानूनी जानकारी दी है कि आखिर ये फोती नामांतरण क्या होता है। अक्सर लोगों की समझ में आता ही नहीं है, जबकि गांव से लेके शहर तक, शहर से लेके गांव तक सभी जगह इस शब्द का पूरे ऑल इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है सर। कहीं ना कहीं फोती नामांतरण का आवेदन मतलब वसीयत लिखे बगैर जब किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु हो जाती है
तो उसकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 में दिए गए प्रावधानों के तहत उसके वारिसों में जो है कि दी जाएगी, बराबर दी जाएगी। बराबर क्यों दी जाएगी सर, सवाल ये उठता है। 2005 के पहले बराबर नहीं दी जाती थी। क्यों? क्योंकि बेटियों को कोपार्सनर नहीं माना गया था। कोपार्सनर सिर्फ पुरुष सदस्य को माना गया था, दादा, पुत्र, पोता, बेटियों का कोई कॉलम ही नहीं था। लेकिन 2005 में जो अमेंडमेंट किया गया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में, और विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 का वो लैंडमार्क जजमेंट लाया गया, जिसमें बेटियों को भी बेटे के समान कोपार्सनर मान लिया गया, और जो अधिकार संपत्ति में बेटे का होता है वही बेटी का होता है। तो इसी के आधार पर सबको बराबर हिस्सा उसमें मिलेगा। आज के वीडियो में 14 आमंत्रण की महत्वपूर्ण परिभाषा मैंने आपको बता दी है सर, और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। जो मैंने ई बुक पीडीएफ की जानकारी अभी आपको दी है, जिसमें से मैंने उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा सर दे दी गई है। 299 मात्र, 299 रुपीज उसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको खरीद सकते हैं। मैंने जो वीडियो के अंदर जानकारी दी है वो उस ई बुक पीडीएफ के अंदर से ही दी है। यदि आप परचेस करेंगे तो वही जानकारी आपको प्राप्त होगी। मेरा देने का भी मकसद यही है कि खरीदने से पहले आप वीडियो में देख लें कि आखिर मेरे ई बुक पीडीएफ में लिखा हुआ क्या है। उसके बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी है, जैसे लैंडमार्क जजमेंट, डेफिनेशंस, सावधानियां उपयोगी हैं, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। जब आप परचेस करेंगे तो यही चीज आपको प्राप्त होगी। लेकिन आप यदि सीधे मेरी वेबसाइट पर जाते हैं और वहां इसको परचेस करते हैं तो वहां पे अंदर का मैटर नहीं दिखाया जाएगा। जब आप 299 रुपए का भुगतान कर देंगे तभी आपके ईमेल पर डाउनलोड के रूप में आपको मैसेज आएगा। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप ये पढ़ पाएंगे वह सारा मैटर। मैं आपको वीडियो में ऐसे ही उसके अंदर से जानकारी दे देता हूं ताकि आपको आवश्यकता यदि लगती है तो आप उसको परचेस कर लें। तो आज के वीडियो में सर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी छोटे से टॉपिक पर, लेकिन बड़ा गंभीर और महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस मुकम्मल टॉपिक पे कि 14 आमंत्रण क्या है, उस पर मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सर। इसके आगे आवेदन की ड्राफ्ट, शपथ पत्र की ड्राफ्ट, महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट और भी महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैंने इसी बुक पीडीएफ के अंदर तैयार करके रखी है, आगे की जानकारी मैं आपको इसी में से दूंगा। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।